सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ लास्ट पार्ट में ममता जी और रिद्धि के बीच में कुछ बातें हो जाती हैं, जिस पर कि रिद्धि के पापा बोलते हैं कि मतलब अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आप रिद्धि पर अपनी सोच को न थोपे। इतने सालों बाद तो हमारी बेटी हमें मिली है। अब मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से ये हमसे दूर हो जाए। अब इसके आगे ममता जी बोलती है, लेकिन मैं राजेश जी ममता जी को आँख दिखाते हुए कहते हैं, मैंने कह दिया ना, रिद्धि पर कोई अपनी बात नहीं थोपेगा। वो जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर होगा। फिर खुद को शांत करते हुए कहते हैं, उसे थोड़ा वक्त तो दीजिए। सिद्धि और राजीव भी अपनी माँ को समझाते हुए बोलते हैं, मॉम डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको रिद्धि को कुछ वक्त देना चाहिए। हो सकता है वो कुछ ऐसा फैसला ले ले जैसा आप चाहते हो। जिस पर रिद्धि अपना नाश्ता करते हुए बड़े ही आराम से कहती है, दी प्लीज़ आप मॉम को झूठा दिलासा मत दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ जैसा कि वो चाहती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। सब उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं और ममता जी तो अपनी कुर्सी से खड़ी होते हुए हैरानी से बोलती हैं, अगर तू भी ऐसा चाहती है तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है रिद्धि। हम भी तो यही चाहते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। जिस पर रिद्धि उन्हें रोकते हुए कहती, एक मिनट मॉम, कोई भी गलत फहमी पालने से पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आर्य के साथ नहीं। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिससे मैं शादी करूँगी वो इंसान आर्य नहीं होगी। उसकी बात सुनकर ममता जी गुस्से से फट पड़ती हैं और कहती है, पागल हो गई है क्या तू? तू जानती भी है क्या कह रही है? तेरी शादी हो चुकी है। आर्य से अभी भी तेरा तलाक नहीं हुआ है और तू किसी और से शादी की बात कर रही है। जिस पर रीति भी उतनी गुस्से में कहती है, आप ही तो चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, और अब जब मैं शादी के लिए मान गई हूँ तो अब आपको प्रॉब्लम है। आप ही ने कहा था ना मुझे कल कि या तो आर्य के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ या फिर किसी और से शादी कर लूँ। तो मैंने आपकी कही हुई बातों में से एक बात को मान लिया है। तो फिर अब आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? जिस पर ममता जी अपने पति के पास जाते हुए कहती है, आप चुप क्यों खड़े हैं? समझाते क्यों नहीं अपनी लाडली को? देखिए तो कि क्या करने जा रही है ये अपनी ज़िंदगी के साथ। इसका दिमाग खराब हो गया है। विदेश में रह रह के इसकी सोच भी विदेशियों जैसी हो गई है, जहाँ रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती। रिद्धि बोलती है, मॉम आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर ममता जी गुस्से से कहती हैं, एक बात कान खोलकर सुन ले रिद्धि, मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। रिद्धि बोलती है, तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मॉम, इस बार मैं आपके किसी भी तरह के प्रेशर में आने वाली नहीं हूँ। मुझे इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं तो मेरे फैसले का साथ दीजिए। यहाँ सिद्धि बात को संभालते हुए कहती है, रिद्धि हम तेरे फैसले के साथ हैं, लेकिन शादी अकेले तो नहीं की जा सकती ना। उसके लिए किसी की ज़रूरत होती है। तो तू शादी किससे करने वाली है? क्या तेरी नज़र में कोई है जिससे तू शादी करने के लिए तैयार है? इस पर रिद्धि राजीव की राजीव की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ दी, जीजू, डैड, मैं किसी को जानती हूँ जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और जल्दी आप लोगों को उससे मिलवा भी दूंगी, लेकिन पहले एक बार मैं उससे बात कर लूँ। रिद्धि की बात सुनकर राजेश जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ममता जी को देखकर चुप रह जाते हैं। ममता जी बोलती है, इस लड़के के साथ साथ आप लोग भी पागल हो गए हो जो इसका साथ दिए जा रहे हो। राजेश जी की तरफ मुंह करते हुए कहती है, मेरी कल की टिकट बुक करा दीजिए। मैं इस पागलपन में शामिल नहीं होने वाली। मैं कल ही इंडिया वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। जिस पर रिद्धि रोते हुए कहती है, हम आपके लिए हमेशा से मॉम आपके लिए हमेशा से मुझसे ज़्यादा ज़रूरी बाकी सब लोग रहे हैं। आपको हमेशा सब सही लगते हैं और मैं गलत। जिस पर
ममता जी बोलती है, तू गलत थी रिद्धि, इसलिए मुझे गलत लगी है। तेरी जस्टिफाई कर देने से सच नहीं बदल जाएगा। तू शायद भूल गई है कि आर्य ने तुझसे किन हालातों में शादी की थी। घर से शादी करने के लिए नहीं मानता तो तेरे डैड की पूरी कंपनी खत्म हो जाती, पूरा परिवार सड़क पे आ जाता। इतना ही नहीं, तुम्हें उसके साथ इतना खराब किया, उस कुणाल के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, उसे बर्बाद करने की साजिश रची, लेकिन फिर भी सबके समझाने पर उसने तुझे माफ़ कर दिया और तुझे अपना बनाया। उसकी एक गलती उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया तूने। लेकिन अब मैं तुझे ना कुछ समझाना चाहती हूँ और ना ही तुझे कुछ कहना, क्योंकि तू सच में बहुत बड़ी हो गई है। अब अपने फैसले तू खुद ले सकती है। तो मेरा कुछ कहना ही बेकार है। मेरा होना या ना होना तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। तभी डोरबेल बजती है और रिद्धि की नज़रें दरवाजे की तरफ चली जाती है। रिद्धि मैरी की तरफ देखती है, जो टेबल पे नाश्ता लगा रही थी। मैरी रिद्धि को देखते हुए कहती है, दीदी मैं देखती हूँ। मैरी जाकर दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखकर पूछती है, आप कौन और आपको किससे मिलना है? तभी वो इंसान मैरी से कहता है, जी मैं डॉक्टर डिसूजा हूँ, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मुझे डॉक्टर रिद्धि कपूर से मिलना है। रिद्धि के कानों तक भी डॉक्टर डिसूजा की आवाज़ पहुंचती है और वो गहरी सांस लेकर अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को शांत करते हुए फिर दरवाजे की तरफ जाते हुए डॉक्टर डिसूजा से कहती हैं, अरे डॉक्टर डिसूजा, आप यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। डॉक्टर डिसूजा की आवाज़ सुनकर ममता जी भी अपने रूम में नहीं जाती और वहीं रुक जाती हैं। बाकी सब लोग भी डाइनिंग टेबल से उठकर लिविंग एरिया में आ जाते हैं। रिद्धि उन्हें सोफे पे बैठने के लिए कहती है और खुद उनके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। रिद्धि डॉक्टर डिसूजा से सबको मिलवाती है और डॉक्टर डिसूजा भी सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर डिसूजा रिद्धि की तारीफ करते हुए उसके पापा की तरफ देखते और कहते हैं, मिस्टर ठाकुर, आपकी बेटी सच में हीरा है, हीरा। वो हमारे शहर की बेस्ट न्यूरोसर्जन है। उसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल का नाम इस शहर में नहीं बल्कि और भी ना जाने कितने शहरों में है। जिस पर डॉक्टर डिसूजा की बात सुनकर राजेश जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राजेश जी अपनी वाइफ की तरह देखकर कहते हैं, ये सब मेरी नहीं बल्कि मेरी पत्नी की परवरिश का नतीजा है। उसने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए और इतना स्ट्रांग बनाया कि आज मेरे दोनों बच्चे अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब हैं। मेरी दोनों बेटियों ने अपने बलबूते पर अपनी एक पहचान बनाई है और हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जिस पर डॉक्टर डिसूजा हंसते हुए कहते, जी बिल्कुल, आपकी बेटी रिद्धि ने तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हमारे पूरे हॉस्पिटल का नाम ऊंचा किया हुआ है। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिद्धि डॉक्टर डिसूजा से कहती है, सर आप इतनी छोटी सी बात बताने के लिए इतनी दूर आए हो, ये तो आप मुझे हॉस्पिटल में बता सकते थे। इस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, डॉक्टर कपूर, कह तो आप सही रही हैं, बता तो मैं आपको हॉस्पिटल में भी सकता था, लेकिन डॉक्टर माहिरा रहेजा ने मुझे पता चला कि आपकी फैमिली इंडिया से यहाँ आई हुई है, तो मैं उनसे मिलने चला आ रहा था, इसलिए यहाँ चला आया। लेकिन मेरे यहाँ आने का एक और मकसद है। जिस पर रिद्धि उन्हें देखने लगती है तो डॉक्टर डिसूजा फिर से कहते हैं, असल में तुम्हारा नाम इस साल के बेस्ट डॉक्टर के लिए चुना गया है और अवार्ड फंक्शन कल ही है, तो मैं कल के फंक्शन के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ यहाँ इनवाइट करने आया हूँ। पर रिद्धि हैरानी से कहती है, सर कल? सर इतनी जल्दी? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, आपको पता भी कैसे चलता डॉक्टर कपूर, आप अपनी सर्जरी में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि आपको हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर डॉक्टर डिसूजा खड़े होते हुए रिद्धि के डैड से हाथ मिलाते और कहते, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं, मुझे और भी बहुत काम है और सबसे मेन काम तो मुझे फंक्शन के चीफ गेस्ट को इनवाइट करने जाना है। राजेश जी उन्हें
नाश्ता करने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर डिसूजा फिर कहकर बात को टाल देते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर जाते ही राजेश जी रिद्धि को गले लगा लेते हैं और उसका सर थपथपाते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन रिद्धि, आई एम प्राउड ऑफ यूर माई बेटा। फिर सिद्धि और राजीव भी रिद्धि को बधाई देते हैं, लेकिन रिद्धि की नज़रें अभी भी ममता जी पे टिकी हुई थी। ममता जी उससे नज़रें नहीं मिला रही थी, तो रिद्धि खुद जाकर उनके गले लग जाती है और ममता जी उसके सर पे हाथ रख देती है और कहती हो, बधाई हो बच्चे, ज़िंदगी में तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लेकिन अगर सच्चे जीवन साथी का साथ लेकर आगे बढ़ो तो तुम्हारी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। रिद्धि उनकी बात पे खामोश हो जाती है और फिर वो सब लोग मिलकर नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल का माहौल थोड़ा शांत ही रहता है। इधर डॉक्टर डिसूजा रिद्धि के घर से निकलकर बाहर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उनकी मुलाकात आर्य से हो जाती है। आर्य को देखते ही उनके फेस पर स्माइल आ जाती है और आर्य के पास जाकर कहते हैं, आर्य के पास चले जाते हैं। डॉक्टर डिसूजा आर्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, हेलो, कैसी हैं आप? डॉक्टर डिसूजा की आवाज़ सुनकर आर्य पलटकर उनकी तरफ देखती है और उतनी ही गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाकर कहती है, हे डॉक्टर डिसूजा, आप यहाँ? वैसे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? इस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बताइए कि आपके दादाजी कैसे हैं? आर्य बोलती है, ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं सर, चलिए अंदर, अंदर ही हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जिस पर डॉक्टर डिसूजा स्माइल करते हुए उसके साथ बढ़ जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी आपसे ही मिलने आ रहा था। बात करते करते वो दोनों लिविंग एरिया तक पहुंच जाते हैं और डॉक्टर डिसूजा पहले दादाजी और दादी माँ से मिलते हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करने के बाद डॉक्टर डिसूजा आर्य का रुख करते और कहते हैं, वैसे मिस कपूर, मैं यहाँ किसी खास काम की वजह से यहाँ आया हूँ। आर्य बोलती है, जी कहिए, मैं भला आपके यहाँ क्या काम कर सकती हूँ? तो डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, वो बात ऐसी है मिस कपूर की, कल हमारे हॉस्पिटल का एनुअल डे का फंक्शन है और मैं आपको वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना आया हूँ। आर्य हैरान होते कहती है, लेकिन डॉक्टर डिसूजा मैं कैसे? जिस पर वो बोलती है, आप क्यों नहीं, आप इंडिया की इतनी बड़ी यूथ आइकन है और फिर आपने इस साल हमारे हॉस्पिटल को इतनी बड़ी डोनेशन दी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। इसलिए मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि इस साल के चीफ गेस्ट के तौर पर आपको ही बुलाया जाए और फिर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, तो आपको भी आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आर्य उन्हें मना करने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। यहाँ आर्य की बात को बीच में काटकर दादाजी कहते हैं, आर्य, तुम लेकिन वेकिन बहुत ज़्यादा करती हो। जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, तो तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए अब ज़्यादा नानुकुर न करो और उन्हें जाने के लिए हाँ कर दो। जिस पर डॉक्टर डिसूजा दादाजी कहते हैं, विश्वनाथ जी, मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हें इनवाइट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपके पूरे परिवार को इनवाइट करने आया हूँ। आपके परिवार सहित तो वहाँ आकर कल के कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है आप लोगों को। इस पर दादाजी भी स्माइल करते हुए कहते, अरे डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम तो ज़रूर आएंगे और साथ ही आपके चीफ गेस्ट को भी लाएंगे। ये कहकर वो हंसने लगते हैं और साथ उनके साथ बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। इधर रिद्धि हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके सामने से आता हुआ एक वार्ड बॉय नज़र आता है। वो वार्ड बॉय उसके पास आकर कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। रिद्धि भी स्माइल करते हुए उसकी मॉर्निंग का जवाब देते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो मुड़कर उस वार्ड बॉय को आवाज़ लगाती है। रिद्धि बोलती है, पीटर सुनो, डॉक्टर रोहित कहाँ है, वो हॉस्पिटल आए हैं क्या? जिस पर वो पीटर बोलता है, आई मीन वार्ड बॉय बोलता है, जी डॉक्टर कपूर, डॉक्टर रोहित तो कल रात से ही यहाँ पे है। दरअसल कल रात एक इमरजेंसी का केस आ गया था, तो उन्हें रात को बुलाना पड़ा और वो ऑपरेशन करने के बाद यही रुक गए थे। अभी वो अपने केबिन में आराम कर रहे हैं। जिस पर रिद्धि बोलती है, थैंक यू
तो वो बोलता है, आपको कुछ काम था उनसे डॉक्टर कपूर? अगर आपको उनसे कुछ काम है तो मैं उन्हें जाकर बोल दूँ? जिस पर रिद्धि कहती है, अरे नहीं पीटर, तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो, मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लूँगी। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन फिर दोबारा उस वार्ड बॉय को रोकते हुए कहती है, सुनो, वो सोफिया को बोल देना कि मेरा आज से सारे अपॉइंटमेंट दोपहर 12 बजे के बाद के ही रखे, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जिस पर वो वार्ड बॉय बोलता है, जी मैम, मैं अभी जाके बोल देता हूँ। इधर रोहित के कैबिन में रोहित अपनी चेयर पे बैठा टेबल पर सर लगाए हुए था। रिद्धि जाकर उसके कैबिन का डोर नॉक करती है और ये आवाज़ सुनकर वो अपना सर ऊपर उठा के देखता है तो रिद्धि को इतनी सुबह अपने कैबिन में देखकर वो हैरान हो जाता है। वो अपनी अलसाई आंखों से रिद्धि को देखता है और कहता है, अरे डॉक्टर कपूर, आप यहाँ इस वक्त? कुछ काम था क्या आपको? जिस पर रिद्धि उससे बोलती, डॉक्टर रोहित, नींद से उठिए, यहाँ मेरी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है और आप यहाँ की आराम से सो रहे हैं। जिस पर रोहित अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है, अब ऐसा क्या हो गया डॉक्टर कपूर जो आपकी ज़िंदगी झंड हो गई है? रिद्धि बोलती है, देखिए डॉक्टर कपूर, बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। रिद्धि की बात सुनकर रोहित की सारी नींद एक पल में भाग जाती है। रोहित अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहता है, देखिए डॉक्टर कपूर, मैं इस बार आपकी बातों में उलझने वाला नहीं हूँ। पिछली बार भी आपने अपने हस्बैंड के सामने मुझे बलि का बकरा बना दिया था और आपकी वजह से मेरी इज्जत लूटते लूटते बची थी। इस बार मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने हस्बैंड इसीलिए बोला है ताकि किसी को वाइफ पसंद नहीं आ रहा था। किसी ने कमेंट किया था कि वाइफ मत बोलिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हस्बैंड लगाया हुआ है। तो चलिए स्टोरी की तरफ। डॉक्टर रोहित की बात सुनकर रिद्धि मुंह बना लेती है और कहती है, एक बार पहले मेरी बात तो सुन लीजिए डॉक्टर रोहित, आप तो बात सुनने से पहले ही फैसला सुना रहे हैं। जिस पर रोहित रिद्धि को देखते हुए बोलता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ डॉक्टर कपूर कि आपकी प्रॉब्लम कैसी होती है और फिर उनका सलूशन कैसा होता है। ज़रूर आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, वरना आप मेरे पास आने की बजाय अपनी फ्रेंड कि डॉक्टर मायरा के पास होती। ये सुनकर रिद्धि उसे घूर कर देखती है तो कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? जिस पर रिद्धि हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे शादी करनी है। रोहित टेबल पे रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उससे पीते हुए कहता है, तो कर लीजिए ना, मैंने कब मना किया? और आप अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए गलत जगह पे आई हैं। आर्य के पास जाइए और उनसे कहिए। रिद्धि बोलती है, मुझे आर्य से नहीं, आपसे शादी करनी है डॉक्टर रोहित। ये सुनते ही रोहित के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। उसे इस तरह से खांसता हुआ देखकर रिद्धि उसके पास जाती है और उसकी पीठ को मसलने लगती है। तो रोहित खांसता खांसता रुक जाता है और रिद्धि की तरफ मुंह करके कहता है, आप पागल हो गई हो डॉक्टर कपूर? सुबह सुबह आपको कुछ दौरे वारे पड़े हैं क्या? जानती भी है आप क्या कह रही हैं? इस पर रिद्धि गंभीर होकर कहती है, जानती हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। जो तुम इतने सालों से मुझसे कहते आ रहे हो, मैं वही बात आज तुमसे कह रही हूँ। जिस पर रोहित भी गंभीर होते हुए कहता है, तब की बात अलग थी डॉक्टर कपूर। रिद्धि बोलती है, रॉन्ग डॉक्टर रोहित, बात पहले भी वही थी, आज भी वही है। बस पहले आप ये चाहते थे और आज मैं ये चाहती हूँ। देखिए डॉक्टर रोहित, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। आप सिर्फ मेरे जिस पर रिद्धि फिर बोलती है, आप सिर्फ मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, विल यू प्लीज़ मैरी मी? इस पर रोहित हड़बड़ाते हुए कहता है, डॉक्टर कपूर, शादी बहुत बड़ा फैसला होता है, ऐसे में एक ही पल में आपसे कैसे कह दूँ? इस फैसले से सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि और भी कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। मैं इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकता। रिद्धि बोलती है, लेकिन आप तो मुझसे बहुत पहले से शादी करना चाहती है ना? और जब
आज मैं आपको सामने से ऑफ़र दे रही हूँ, तो आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? जिस पर रोहित कहता है, डॉक्टर कपूर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप मुझसे शादी करके खुश रह पाएंगी? यहाँ रिद्धि एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, पता नहीं। रोहित बोलता है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती है डॉक्टर कपूर? रिद्धि बोलती है, अपने पेरेंट्स के खातिर। जिस पर रोहित एक तिरछा स्माइल करते हुए कहता है, तो आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए एक बार फिर से समझौते की शादी करना चाहती है? रिद्धि उसकी बात पे चौंक जाती है और अपनी गर्दन ना हिलाते हुए कहती है, आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर रोहित। इस बार मैंने किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने दिलो दिमाग से ये फैसला लिया है। मैं बस आर्य को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरा साथ शादी नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन क्या आप मेरे साथ शादी करने का नाटक कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एवरी